बेसिकली ये है इकोनॉमी स्प्रिंट, यानी थोड़ा सा तेज गति से मूल अवधारणाओं की चर्चा हम करेंगे और उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट पर डिटेल में चर्चा होगी। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं बजट की या आर्थिक सर्वेक्षण की, जब तक आपको राष्ट्रीय आय लेखांकन की मूलभूत व्यवस्था समझ में नहीं आएगी तब तक आपको वहां जो आप पढ़ रहे हैं, इवन अगर मैं बात करूं डेटा, तो आप डेटा भी नहीं प्रोसेस कर पाएंगे। मैं कहूं लास्ट ईयर जीडीपी थी 100 रुपए चालू मूल्य, इस साल मैं कहूं बढ़कर हो गई है 120। लेकिन ये भी तो हो सकता है उत्पादन ना बढ़ा हो, केवल मूल्य बढ़ा हो, या ये हो सकता है कि उत्पादन भी बढ़ा हो लेकिन उतना ना बढ़ा हो जितना जीडीपी बढ़ी हुई नजर आ रही है। हम बात करते हैं सबसे पहली फंडामेंटल यूनिट की, जिसकी आवश्यकता हमें इकोनॉमी को समझने के लिए बार बार पड़ती है। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं बजट की या आर्थिक सर्वेक्षण की, जब तक आपको राष्ट्रीय आय लेखांकन की मूलभूत व्यवस्था समझ में नहीं आएगी तब तक आपको वहां जो आप पढ़ रहे हैं, इवन अगर मैं बात करूं डेटा, तो आप डेटा भी नहीं प्रोसेस कर पाएंगे। जैसे जरा सोचिए, मैं नहीं जानती आपको समझ में आ गया नहीं आ गया, आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं, लेकिन हाँ, जब आपको कोई ये कहे कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट, ध्यान से सुनना, भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट वित्त वर्ष 26-27 में 6.8 से लेकर 7.2% तक रह सकती है, ऐसा बजट अनुमान सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नहीं, सही तो है, मैं क्यों गलत बोलूंगी यहां खड़े होकर, सही है। इसका भाव क्या निकालते हैं आप, मेरा प्रश्न ये है। जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8 to 7.2%, डेटा को छोड़ दीजिए, ग्रोथ रेट का तात्पर्य क्या है? आधार वर्ष के सापेक्ष हम देखते हैं कि ग्रोथ रेट कितनी है, आश्वस्त है? बिल्कुल। देखिए, आप लोगों ने 2-3 प्रकार के कंसेप्ट्स को मिश्रित कर दिया। बिल्कुल आधार वर्ष का इस्तेमाल होता है, लेकिन जो जीडीपी ग्रोथ रेट देखी जाती है वो पिछले साल की तुलना में इस साल हमारे यहां उत्पादन कितना बढ़ा है, जब उसको प्रतिशत में निकाल लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ग्रोथ रेट हमारी कितनी है। समझ रहे हो? तो जब तक बेसिक फंडामेंटल क्लियर ना हो, बाकी चीजों को समझ पाना काफी मुश्किल होता है। आपने पढ़ लिया होगा कि हमारे राजकोषीय घाटे का लक्ष्य बजट 25-26 में हमने कितना रखा था, जीडीपी के 4.4% के बराबर। अच्छा, बजट अनुमान 26-27 को लेकर क्या है हमारा राजकोषीय घाटा कितना होगा, जीडीपी का 4.3%। या फिर इसी प्रकार से आप राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा और प्रभावी पूंजीगत खर्च जैसी अवधारणाओं को बजट डॉक्यूमेंट या आर्थिक सर्वेक्षण में पढ़ेंगे। लेकिन जब तक आपको यही नहीं पता कि इसका तात्पर्य क्या है, भाव क्या है, क्या होता है राजकोषीय घाटा, क्या है प्रभावी कैपिटल एक्सपेंडिचर या इस प्रकार की अन्य अवधारणाएं, तब तक आप जितना बजट को पढ़ लीजिए, जितना आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़ लीजिए, एक तो जो आपने पढ़ा है उससे आप भाव नहीं पकड़ पाएंगे कि आपने जो पढ़ा है आखिर उसका अर्थ क्या है, और ना ही लंबे समय तक उसे रिटेन कर पाएंगे। तो डेटा या ट्रेंड को समझना है, या जो भी आप पढ़ रहे हैं आप चाहते हैं एग्जाम में उसे यूज कर पाएं, है ना? अगर ये सब सुनिश्चित करना है तो बेसिक कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। क्लियर है? तो यही उद्देश्य है, शुरुआत में या बीच बीच में जैसे जैसे चैप्टर होते जाएं 1-2 क्लासेस बेसिक या फंडामेंटल्स की रखना, ताकि आपके बेसिक्स ब्रश अप हो पाएं और जो आप पढ़ें एटलीस्ट उसे पढ़ने, समझने या रिटेन करने की क्षमता सृजित कर पाएं। क्लियर है? इसी के साथ जो फर्स्ट यूनिट आज हम कवर करेंगे वो है नेशनल अकाउंटिंग, जिसे राष्ट्रीय आय लेखांकन के नाम से जाना जाता है।
इस क्लास में मैं आपको कुछ भी नहीं लिखवाऊंगी, जो आपको अपने अनुसार जरूरी लगे उन बातों को आप लिख सकते हो, बाकी ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। डिटेल में जब आपकी फाउंडेशन क्लास हो रही है या जिनकी क्लास हो चुकी है वहां पर ये सारी चीजें ऑलरेडी आप लिख चुके हो, तो सेपरेट कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो पढ़ा है, जो लिखा है या डॉक्यूमेंट है, इसी में कुछ चीजें चाहें तो आप अपने अनुसार ऐड कर सकते हो, और जो चीजें ऐड करोगे वो भी प्रमुखतः कहां से करोगे? नए ट्रेंड, नए डेटा, सरकार की नई प्राथमिकताएं या पुरानी चीजें जिन पर सरकार अत्यधिक बल दे रही है, ताकि जो भी आपका फंडामेंटल है, जो फाउंडेशन है आपका, वो करंट से लिंक हो पाए और आप स्टैटिक और करंट को जोड़कर पढ़ने की एबिलिटी जनरेट कर पाए। चलिए बात की जाए राष्ट्रीय आय लेखांकन की। तो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग का नाम सभी ने सुना होगा। क्या है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग? देखिए, एक तरफा सेशन नहीं होगा, एटलीस्ट जितना आप लोगों ने पढ़ा है या जितना जानते हैं उसके संदर्भ में उत्तर देने की कोशिश करेंगे, और ध्यान रहे उत्तर सिर्फ मुझे देना है, एक दूसरे को नहीं देना है। क्लियर है? चलिए, क्या है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग? क्या पढ़ा है आप लोगों ने? सुना होगा सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग को यूएन के द्वारा स्वीकार किया गया है। क्या है इसमें? मानक होते हैं, है ना, सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं, ताकि राष्ट्रों की जो राष्ट्रीय आय है उसकी तुलना को संभव बनाया जा सके। जैसे मान लीजिए भारत में जीडीपी कैलकुलेशन का मेथड कुछ अलग है ना, किसी दूसरे देश में कुछ और चीजों को शामिल किया जाता है, तो कभी भी अगर हम दो राष्ट्रों की जीडीपी, जीवीए, किसी भी चीज की तुलना करेंगे तो तुलना के लिए आपके स्टैंडर्ड, आपके मानक तो समान होने चाहिए। इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आय लेखांकन हेतु किसे स्वीकार किया गया है? सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग, जिसे 2008 में जो है लाया गया, 2009 में यूएन के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, और भारत के द्वारा भी सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये जो सिस्टम है, मानक है या राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई अवधारणाओं के गणना के तरीके हैं, ये सदैव स्थायी रहते हैं, ऐसा लगता है? उत्तर है नहीं। अभी 2025 में भी फिर से चर्चा थी कि हम जो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग है, नया सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी समझ रही, जो गलतियां हमने देखी, जो सुधार हमें करना था, वो सब हम कर पाए और आज की नई आवश्यकताओं और व्यवहारिकताओं के अनुरूप सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग को बेहतर बना पाए। तो भारत भी सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग को स्वीकार करता है और उसी के अनुरूप अपने यहाँ राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं को रिकॉर्ड करना, गणना करना, इन सब पर कार्य करता है। क्लियर है? अच्छा, जब हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय या जीडीपी, जीएनपी जैसी अवधारणाओं की बात करते हैं, या एक बार इसे भी साइड कीजिए, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी में चलता क्या है? उत्पादन हो रहा है, उपभोग हो रहा है और निवेश हो रहा है। इन सभी कार्यों के चलते हम देखते हैं कि संसाधन या पैसा हाथ बदल रहा होता है। बड़ी आम सी बात है, होता है या नहीं होता ऐसा? आप कोई सेवा प्राप्त कर रहे हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा है? भुगतान करना पड़ रहा है। आप कोई वस्तु खरीद रहे हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा है? भुगतान करना पड़ रहा है। आपका भुगतान जो उस वस्तु का विक्रेता है उसकी क्या बनती है? आय बन जाती है। आप कहीं किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं, आप क्या प्रदान कर रहे हैं? लेबर प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देखोगे उत्पादन, उपभोग, है ना, सारी चीजें अर्थव्यवस्था में चल रही हैं। और इन चीजों को सिंप्लीफाइड ढंग से समझने के लिए हम अर्थव्यवस्था में इस प्रकार के फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। पढ़ा है आपने? ये पढ़ा है? आप लोगों की तो अभी क्लास हो रही है, इतना संशय क्यों है कि पढ़ा है या नहीं पढ़ा? इसे कहा जाता है सेक्टर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर फ्लो ऑफ इकोनॉमी यानी ये जो संसाधन है ये अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से हाथ बदल रहे हैं। आपने पढ़ा होगा 2 सेक्टर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, 3 सेक्टर फ्लो ऑफ इकोनॉमी या 4 सेक्टर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। जिन्होंने पढ़ा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें अभी के लिए क्विकली मैं बता देती हूं कि ये व्यवस्था आखिर कार्य कैसे करती है।
मैंने कहा अर्थव्यवस्था में उत्पादन उपभोग जैसी गतिविधियां चल रही हैं। इसे समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। चलिए, अब यही उत्पादन और उपभोग की जो गतिविधियां हैं, इन्हें हम दो सेक्टर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इसे टू सेक्टर मॉडल का नाम दे दिया जाता है। एक सेक्टर क्या है? परिवार या घरेलू क्षेत्रक, और दूसरा सेक्टर क्या है? फर्म। परिवार या घरेलू क्षेत्रक क्या करता है? बिल्कुल आपको जो है इकोनॉमी को तकनीकी ढंग से नहीं समझना, सरल ढंग से समझिए। अर्थव्यवस्था में घरेलू क्षेत्र, घर परिवार जिससे हम सभी लोग संबंधित हैं। सोचिए जरा, क्या करता है घरेलू क्षेत्र? मांग क्रिएट करता है। चलिए ठीक है, एक तो हमें समझ में आया कि घरेलू क्षेत्र के द्वारा अर्थव्यवस्था में क्या किया जा रहा है? मांग सृजित की जा रही है। अच्छा, क्या घरेलू क्षेत्रक केवल मांग ही सृजित करता है? क्या यह सिर्फ वस्तु एवं सेवा की मांग ही करता है, या उसके अलावा भी कुछ कर रहा है? आप जरा सोचिए, एक उद्यम जो उत्पादन को संभव बना रहा है, एक फर्म जो उत्पादन को संभव बना रहा है, उसे उत्पादन को संभव बनाने के लिए संसाधन कहां से मिलते हैं? घरेलू क्षेत्रक से ही मिलते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो सबने पढ़ा होगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल और उद्यमिता। यही है उत्पादन के चार प्रमुख कारक। अच्छा, ये चार कारक कौन उपलब्ध करवाता है? घरेलू क्षेत्र। लेबर कहां से जा रहा है? घरेलू क्षेत्र से जा रहा है। लैंड किसी ना किसी के तो स्वामित्व में है। घरेलू क्षेत्र से रेंट जो है, लैंड के बदले में क्या मिलता है? सबसे पहले लेबर के बदले में क्या मिलता है? वेज। लैंड के संदर्भ में रेंट, कैपिटल के संदर्भ में इंटरेस्ट या ब्याज, और यहां क्या है? लाभ। ये तो सबने पढ़ा है। अच्छा, जब घरेलू क्षेत्र से लेबर जाती है, लैंड का इस्तेमाल होता है, कैपिटल का इस्तेमाल होता है ना, और देखोगे आप कि उद्यमी भी एक परिवार का ही सदस्य होता है ना। तो जब ये सारे इस्तेमाल होते हैं तो क्या बनता है? उद्यम के द्वारा क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? ये देखिए, कारक, उत्पादन के कारक कौन इस्तेमाल करता है? फर्म इस्तेमाल कर रही है। किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ इसके बदले में घरेलू क्षेत्र को भुगतान कर रहा है। क्लियर है इतना? यानी एक फर्म के द्वारा क्या किया गया? उत्पादन के कारकों का इस्तेमाल करके उत्पादन को संभव बनाया गया। इन उत्पादन के कारकों के बदले में फर्म के द्वारा भुगतान किया गया। क्या क्या भुगतान किया गया? मजदूरी, पारिश्रमिक, है ना, इसके अलावा रेंट, है ना, किराया, इंटरेस्ट और लाभ, इसका भुगतान। यानी परिवार ने क्या दिया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और बदले में फर्म ने क्या प्रदान किया? इसके बदले में भुगतान किया। और हमने देखा कि फर्म के लेवल पर अगर वस्तु या सेवा जो भी ये उत्पादित कर रही है, इनका उत्पादन होता है। और अब जो आपने पहले बताया, जो दूसरी बात थी, वो क्या है? घरेलू क्षेत्र के द्वारा मांग भी क्रिएट की जाती है, उनके द्वारा उपभोग भी किया जाता है। तो क्या करते हैं? फर्म ने जो वस्तु सेवा उत्पादित की है, उनकी मांग किसके द्वारा की जा रही है? घरेलू क्षेत्र के द्वारा की जा रही है। और घरेलू क्षेत्रक वापस क्या करता है? जो इन्हें इनकम मिली थी विभिन्न विभिन्न रूप में, इसका भुगतान करता है और बदले में वस्तु और सेवा प्राप्त कर लेता है। इसी को कहा जाता है टू सेक्टर फ्लो ऑफ इनकम, कि जब हम बाकी सारी चीजों को साइलेंट कर दें, म्यूट कर दें, और तब हम देखें कि अर्थव्यवस्था में सिर्फ फर्म काम कर रही है और घरेलू क्षेत्रक है, तो संसाधन या आय का वितरण किस प्रकार से हो रहा है। तो आप देखोगे इसी प्रकार से संसाधन, या और सरल भाषा में कहा जाए तो धन, पैसा अर्थव्यवस्था में हाथ बदलता रहता है। पहले आप कार्य कर रहे होते हो, जो भी आपका योगदान है उसके बदले में आपको संसाधन मिलते हैं, आप उनका इस्तेमाल अपनी मांग पूरा करने के लिए करते हो। लेकिन आप पाओगे कि सदैव स्टैंडर्ड व्यवस्था इसी प्रकार की नहीं होती। क्यों? लीकेज भी होता है और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ और इंजेक्ट भी हो जाता है। लीकेज मतलब
सारा पैसा एज इट इज नहीं घूम रहा होता, कुछ पैसा कहीं निकल जाता है और कुछ पैसा कहीं और से हमारे पास आ जाता है। लेकिन ऐसा प्रमुखतः होता कब है? जब हम 2 सेक्टर फ्लो ऑफ इकोनॉमी से किसकी तरफ बढ़ते हैं? 3 सेक्टर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। बस बीच में आपको क्या करना है? सरकार को और ऐड कर देना है। अच्छा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो सिंपली आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 2 सेक्टर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में कौन से 2 क्षेत्रक शामिल हैं, 3 सेक्टर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में कौन से 3 क्षेत्रक शामिल हैं, और 4 सेक्टर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में कौन से 4 क्षेत्रक शामिल हैं। बाकी मुख्य परीक्षा या ओवरऑल इकोनॉमी को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये समझना जरूरी है। और ये जो है टर्म 2 सेक्टर 3 सेक्टर, इनका इस्तेमाल करके एक आम सी बात समझाए जाने की कोशिश की जाती है कि अर्थव्यवस्था में आखिर धन संसाधन किस प्रकार से गति करते हैं, आय या पैसा किस प्रकार से हाथ बदल रहा होता है। सिंपल यही है। चलिए ठीक है, हम सरकार को शामिल कर देते हैं। क्या अभी भी फ्लो यही रहेगा? देखिए, परिवार और फर्म के बीच जैसा लेन देन हो रहा था वैसा लेन देन चलता रहेगा। और जैसा लेन देन हो रहा था उसमें सरल सी बात क्या थी? उत्पादन के कारक कौन प्रदान कर रहा है? परिवार, परिवार है ना, घरेलू क्षेत्रक। बदले में उनको क्या मिल रही है? कारक आय। वस्तु और सेवा कौन उपलब्ध करवा रहा है? फर्म। मांग कौन कर रहा है? घरेलू क्षेत्रक खरीद रहा है और बदले में क्या प्रदान कर रहा है? पैसा या संसाधन खर्च कर रहा है। अब बीच में आ जाती है सरकार। सरकार आप देखोगे लीकेज भी करती है और सरकार इंजेक्ट भी करती है। जैसे सिंपल, सरकार क्या क्या करती है? जरा मुझे कंपनी के लेवल पर, फर्म के लेवल पर बताओगे कि सरकार की भूमिका क्या है। और परिवार, सरकार सबसे पहले कराधान का इस्तेमाल करती है, कॉर्पोरेट टैक्स यहां से ले लिया, इनकम टैक्स या इस प्रकार के जो अन्य प्रत्यक्ष कर है वो यहां से ले लेगी सरकार, सब्सिडी भी प्रदान करती है ना। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? सरकार लीकेज, इस फ्लो को कैसे बाधित करती है? कुछ अमाउंट टैक्स के तौर पर निकाल लेती है। और सरकार इंजेक्ट कैसे करती है? सरकार, आगे हम पढ़ेंगे कि एक तरफा हस्तांतरण भी करती है। किसे कहते हैं एक तरफा हस्तांतरण? ऐसा हस्तांतरण जो किसी वस्तु या सेवा के एवज में ना हुआ हो। जैसे आप एक दुकान पर कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, भुगतान करते हैं, तब वो वस्तु या सेवा आपको मिलती है। तो आपका जो भुगतान है वो किससे जुड़ा हुआ है? वस्तु या सेवा की प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। सरकार भी बहुत सारे लोगों को हायर करती है, अलग अलग काम करवाती है। कोई सरकार को कोई वस्तु दे रहा है, कोई सेवा दे रहा है, उसके बदले में सरकार भुगतान करती है। लेकिन कई बार सरकार केवल वन साइडेड ट्रांसफर करती है। मैं आपसे कोई वस्तु सेवा कुछ ना लूं, लेकिन आपके हाथ में कुछ पैसा दे दूं। इसी को कहा जाता है वन साइडेड ट्रांसफर। जैसे सरकार की पेंशन स्कीम है ना, वृद्धावस्था पेंशन स्कीम, विधवा, बहुत प्रकार की सब्सिडी, कल्याणकारी योजनाएं सरकार चलाती है, जिसमें आपने सरकार को कोई वस्तु या सेवा नहीं दी, लेकिन फिर भी सरकार आपको कुछ ना कुछ ट्रांसफर करती है। तो इसे हम कहते हैं वन साइडेड ट्रांसफर या एक तरफा हस्तांतरण। यानी सरकार ने कर के रूप में कुछ संसाधन निकाले और कुछ पैसा कल्याणकारी योजनाएं या सब्सिडी इत्यादि के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था में डाल दिया, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? 3 सेक्टर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें अब कौन कौन आ गया? परिवार या घरेलू क्षेत्रक, उद्यम, और तीसरा क्या है? सरकार। बस चौथा और ऐड कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा? 4 सेक्टर फ्लो ऑफ इनकम। और ये चौथा एक्सटर्नल सेक्टर, बाह्य क्षेत्रक। बाह्य क्षेत्रक का मतलब क्या है? शेष विश्व से जो हमारा लेन देन हो रहा है वो। अब आप देखना, भारत में फर्म के लेवल पर जो उत्पादन हो रहा है, क्या सारा भारत का ही घरेलू क्षेत्रक उपभोग कर रहा है? उत्तर है नहीं। हम क्या करते हैं? निर्यात भी करते हैं। दूसरा, क्या भारत का पारिवारिक क्षेत्रक जो उपभोग कर रहा है वो सब भारत के भीतर ही बना है? उत्तर है नहीं। कुछ ना कुछ हम आयात भी करते हैं। जब हम निर्यात करते हैं तो संसाधन हमारी तरफ आते हैं, क्योंकि निर्यात के बदले में हमें भुगतान मिलता है ना। और जब आयात हो तो संसाधन बाहर जाते हैं। तो
तो शेष विश्व से आपका क्या लेन देन है, आपका आयात निर्यात का जो डायनामिक है वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है, वो भी आपके इनकम फ्लो को प्रभावित करता है। अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा करते हो तो संसाधन आएंगे, और अगर आप इंपोर्ट ज्यादा करोगे तो लीकेज ज्यादा होगा या संसाधन ज्यादा बाहर जाएंगे। तो सिंपल, इन्हें हम क्या कहते हैं, सेक्टर फ्लो ऑफ इनकम। अगर केवल दो सेक्टर हैं, परिवार और फर्म, तो 2 सेक्टर। परिवार फर्म के साथ सरकार भी जुड़ जाए तो 3 सेक्टर, और इन तीनों के साथ जब एक्सटर्नल सेक्टर भी जुड़ जाए तो इसे 4 सेक्टर फ्लो ऑफ इनकम के नाम से जाना जाता है। और एक्चुअल में ये 4 सेक्टर फ्लो ऑफ इनकम ही है जो किसी भी अर्थव्यवस्था में आज के समय में संपादित हो रहा है, क्योंकि सरकार की भूमिका अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ रहती है। अब जरा जोड़िए वो पुराने कंसेप्ट जो हम बार बार पढ़ते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप अधिकतम होता है। कौन क्या कितना किसके लिए उत्पादित करेगा प्रमुखतः सरकार के नियंत्रण में रहता है ना। अगर हम बात करें बाजार, जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, उसमें क्या कितना किसके लिए उत्पादित होगा इसका प्रमुख निर्णय कौन लेता है, निजी क्षेत्र। संसाधनों पर भी किसका वर्चस्व रहता है, निजी क्षेत्र का। और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें कुछ चीजें निजी क्षेत्र और कुछ चीजें किसके द्वारा संभाली जाती है, सरकार के द्वारा। अब मैं ये क्यों बता रही हूं, चाहे हम ऐसी इकोनॉमी की बात क्यों ना करें जो प्रमुखतः बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है, जैसे यूएसए इत्यादि, वहां भी सरकार का कुछ ना कुछ हस्तक्षेप जरूर रहता है, क्योंकि सरकार कराधान तो करती है और कुछ कल्याणकारी योजनाएं भी चलाती है। जहां तक बात हो बाह्य क्षेत्र की, तो अर्थव्यवस्थाओं को खुले से लेकर बंद के पैमाने तक हम मापते हैं। और क्या बताया गया है पहले भी, कोई भी अर्थव्यवस्था पूर्णतः ओपन या पूर्णतः क्लोज आज के समय में नहीं है। हम ये देखते हैं कि इस पैरामीटर में आप किसके अधिक पास हो। आप यहां हैं तो क्या है, खुली है। आप यहां हैं तो क्या है, खुली है ना। अगर आप इधर हैं तो लगभग क्या है, क्लोज प्रकार की अर्थव्यवस्था है। लेकिन क्लोज भी है तो भी विश्व से कुछ ना कुछ हद तक आपका लेना देना होता है। तो वास्तव में आज के समय इकोनॉमी में कितना जो है सेक्टर फ्लो ऑफ इनकम एग्जिस्ट करता है, 4 सेक्टर फ्लो ऑफ इनकम, क्योंकि परिवार, फर्म, बाह्य क्षेत्र और सरकार सबकी कोई ना कोई भूमिका जरूर रहती है। और जब ये चारों मिल जाते हैं, आपस में लेन देन करते हैं, तो उसी से आपकी अर्थव्यवस्था में फ्लो ऑफ इनकम संभव हो पाता है। क्लियर है? आगे बढ़े जी। मोटा मोटा दोनों एक ही के लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है। एडम स्मिथ के द्वारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इस प्रकार की टर्म का इस्तेमाल किया। अर्थ है लेज़े फेयर, मतलब सारी चीजें किसके हाथ में है, बाजार के हाथ में है। तो अब जब बाजार के हाथ में हो तो वहां कैपिटलिस्ट होने की प्रवृत्ति तुलनात्मक तौर पर जो है अधिक देखने को मिलती है। तो मोर एंड लेस ये जो है एक ही साथ या सिनोनिम की तरह इस्तेमाल की जाती। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते और फटाफट मूल अवधारणाओं को हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जब हम राष्ट्रीय आय लेखांकन पढ़े और हमें ये ना पता हो कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी या एनडीपी क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, बेस प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, तो फिर राष्ट्रीय आय लेखांकन का हमारा अध्ययन पूरा नहीं होता। तो सारे लोग सुस्ती छोड़कर अलर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, और दूसरी बात, जिस प्रश्न का उत्तर दें उससे पहले आप खुद प्रोसेस कर लें कि आप उत्तर क्या दे रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत की जाए। आगे बढ़ते हैं तो कुछ बेसिक कंसेप्ट या डेफिनेशंस हमारे सामने आती हैं, जिसमें सबसे पहले है जीडीपी की अवधारणा। मैं ये नहीं पूछ रही कि जीडीपी की तकनीकी डेफिनेशन क्या है, लेकिन ये जीडीपी, जीएनपी क्यों हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या महत्व है इनका, ये अवधारणाएं करती क्या है, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, फटाफट बताएंगे। उत्पादन, ताकि हमें यह पता चल पाए कि हमारे देश में या हमारी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं का कितना उत्पादन हो रहा है।
है ना, उसे मीजर करने के लिए, उसे मापने के लिए हम इन अवधारणाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जीडीपी, जीएनपी इस प्रकार की अवधारणाएं आती हैं, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है। लेकिन सबका मूल और कोर या सबसे पहली अवधारणा क्या है? जीडीपी। कोई भी मुझे हाथ खड़ा करके, सब एक साथ नहीं, क्योंकि जब आप लोग भजन गाते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए कोई भी एक व्यक्ति मुझे बताएगा कि जीडीपी की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, आप बताएंगे जी। बहुत सही। ठीक है, क्या है जीडीपी? एक निश्चित समय अवधि, जरूरी नहीं कि वो एक वित्तीय वर्ष हो, क्योंकि हम क्वार्टरली या 3 माह के लिए भी जीडीपी के आंकड़े निकालते हैं। तो बेसिकली हम एक निश्चित समय अवधि लेते हैं। उस समय अवधि में हम क्या देखते हैं? हमारी घरेलू या आर्थिक सीमाओं के भीतर जितनी भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उनके मौद्रिक मूल्य का योग क्या कहलाता है? जीडीपी। और आज के समय में अगर हम ये कहें कि मौद्रिक मूल्य में भी कौन सा मूल्य है? बाजार मूल्य। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि 2015 के आसपास हम जीडीपी आंकलन के मेथड में काफी कुछ सुधार करते हैं, बेस ईयर बदलते हैं और भी कुछ बदलते हैं, जिसमें से एक सुधार क्या था कि अब भारत अगर जीडीपी कहेगा तो उसका तात्पर्य क्या है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या है मार्केट प्राइस? ये थोड़ी देर बाद समझेंगे, लेकिन डेफिनेशन समझ में आई? अब अगर आपको डेफिनेशन को सही से समझना है तो तोड़ दीजिए डेफिनेशन को। निश्चित समावधि, वो वेरी कर सकता है, हम 3 माह की जीडीपी भी निकालते हैं, 1 साल की भी निकाल रहे हैं, तो ठीक है, एक निश्चित समय अवधि। उसके भीतर कहां? आपकी घरेलू या आर्थिक सीमाओं में। कई बार लिबरल ढंग से आपको भौगोलिक सीमा भी लिखा हुआ नजर आता है, लेकिन मुझे पता है इतना तो हर क्लास में पढ़ाया जाता होगा कि भौगोलिक सीमा और आर्थिक या घरेलू सीमा में क्या अंतर है। क्या भौगोलिक सीमा ही घरेलू या आर्थिक सीमा होती है? नहीं, तो अंतर क्या है? ठीक है, मैंने पूछा भौगोलिक सीमा और दूसरा कंसेप्ट है आर्थिक, या इसे घरेलू भी कहा जाता है। हाँ, घरेलू या आर्थिक, है ना। और एक तरफ क्या है? भौगोलिक। अच्छा, भारत की भौगोलिक सीमा क्या है? पहले मुझे ये बताएंगे, भौगोलिक सीमा क्या है हमारी? जो भारत का स्थल क्षेत्र है, उसके ऊपर जो वायु क्षेत्र है, और जो हमारा प्रादेशिक समुद्र क्षेत्र है जो 12 नॉटिकल मील तक फैला हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? हमारी भौगोलिक सीमा। लेकिन हमारी भौगोलिक सीमा के भीतर जो सब हो रहा है वो हमारे नियंत्रण या प्रबंधन में नहीं आता। साथ ही हो सकता है जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है उसमें भी कुछ चीजें ऐसी हों जो हमारी भौगोलिक सीमाओं के तो बाहर हैं, लेकिन हमारे आर्थिक नियंत्रण में संपादित हो रही हो। जैसे अंतर हम कैसे करते हैं? कुछ एग्जाम्पल। भारत का कोई दूतावास अगर भारत से बाहर है, कोई वाणिज्यिक दूतावास है, कोई मिलिट्री बेस है, समुद्री क्षेत्र में कोई ऑयल रिग या कोई प्लेटफॉर्म है, भारत के लोगों द्वारा ओन्ड या ऑपरेटेड कोई भी क्या है? एयरक्राफ्ट है या शिप है, चाहे वो भारत से बाहर ही सेवा क्यों ना दे रही हो, भारत की भौगोलिक सीमा के परे ही क्यों ना हो, इन सब को हम किसमें शामिल करते हैं? हमारी घरेलू या आर्थिक सीमा का हिस्सा इन्हें मानते हैं। और चूंकि भारत के भौगोलिक क्षेत्र से बाहर ये सब संपादित हो रहा है, लेकिन इसे हम किसके तहत मानते हैं? भारत की घरेलू या आर्थिक सीमा के तहत मानते हैं, इसलिए ये जीडीपी में शामिल होगा या नहीं? इसलिए इसे जीडीपी में हम शामिल मानते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन जरा सोचिए, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, किसी भी देश, चीन का कोई दूतावास भारत में है, कोई वाणिज्यिक दूतावास है, किसी का कोई मिलिट्री बेस है ना, हमारे यहाँ कुछ ऐसे जहाज या एयरक्राफ्ट सेवाएं दे रहे हैं जो भारत के निवासियों के स्वामित्व में नहीं है। उनका योगदान हम जीडीपी में शामिल करेंगे या नहीं? नहीं, उन्हें हम हटा देंगे। तो जब ये एडजस्टमेंट हो जाता है तब हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं? भौगोलिक सीमा से आर्थिक या घरेलू सीमा की अवधारणा तक पहुंच जाते हैं। अब एप्लीकेशन देखना, कभी कोई कहे कि कुछ मामलों में भौगोलिक सीमा घरेलू सीमा से अधिक है, बात सही है या नहीं? सही है? सही है या नहीं? क्यों
कुछ मामलों में भौगोलिक सीमा घरेलू सीमा से या आर्थिक सीमा से अधिक होगी। क्यों? क्योंकि भौगोलिक सीमा में बाहर के जो दूतावास, मिलिट्री बेस या ऐसा कुछ भी है वो इंक्लूडेड है, तो इस मामले में भौगोलिक सीमा आर्थिक सीमा से बड़ी हो जाएगी। लेकिन कुछ मामलों में कम भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि भौगोलिक सीमा के भीतर जो बाहर के देशों का कुछ भी है या योगदान है उसे हम घटा देते हैं। तो इस केस में भौगोलिक सीमा आर्थिक सीमा से कम हो जाती है। तो सिंपल ये कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा टेक्निकल यहां होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए आप देखोगे कि जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जीडीपी की उसमें भौगोलिक नहीं अपितु हम आर्थिक या घरेलू सीमा शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, हाँ, वो इन चीजों के लिए नहीं है। इनका प्रश्न जो कि बड़ा वैलिड है कि मान लीजिए कोई गैर निवासी है या गैर निवासी इकाई है, उसके आर्थिक योगदान को तो हम जीडीपी में शामिल कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट उससे अलग है, हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे यहां स्पेसिफिकली। यहां हम नॉर्मल बिजनेस या लाभ पॉइंट ऑफ व्यू से आए हुए लोग या इकाइयों की बात नहीं कर रहे। अगर कोई दूतावास है, मिलिट्री दूतावास, मिलिट्री जो है बेस है, वाणिज्यिक दूतावास है, कुछ कुछ चीजों को हमने डेजिग्नेट किया है और सिर्फ हम उनकी बात करें। कारण क्या है? इस प्रकार के दूतावास या मिलिट्री बेस में जो भी होता है, मान लीजिए भारत में ही ऐसा कुछ है, तो वो भारत के नियंत्रण में नहीं होता। आप देखोगे वहां पर वो जिस देश का है उसके नियम, कानून और व्यवस्था काम करती है। तो आप जिन दो कंसेप्ट को मर्ज कर रही हैं वो दो अलग अलग बातें हैं। ये कुछ चीजें हमने डेजिग्नेट कर दी कि जीडीपी में शामिल होंगी या नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि घरेलू सीमा का हिस्सा बनती हैं या नहीं बनती। और जो जीडीपी और जीएनपी का अंतर है, आप उसके बीच कंफ्यूज हो रही। उसमें तो सामान्य, मैं किसी दूसरे देश में चली जाऊं, मैंने कोई वाणिज्य दूतावास नहीं है, किसी और प्रकार का कोई मिलिट्री बेस कुछ भी नहीं है, फिर मैं उस देश की नागरिक नहीं हूं, लेकिन वहां जाके काम करूं, वहां जो मेरा आर्थिक योगदान है उसके संदर्भ में प्रश्न बनता है कि वो जीडीपी का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा। तो उस पर थोड़ी देर बाद हम आते हैं। क्लियर है? यानी हमने निश्चित समय अवधि देख ली है, हमने घरेलू या आर्थिक सीमा की अवधारणा को समझा। अब तीसरा है अंतिम वस्तु, और इसे समझना सबसे सरल है। अंतिम वस्तुओं को क्यों शामिल करते हैं? क्यों? क्योंकि जो मध्यवर्ती यानी जिसका इस्तेमाल ही कुछ और बनाने में हो गया, उनको अगर हम शामिल कर लेंगे तो दोहरी गणना हो जाएगी। बड़ा सरल एग्जाम्पल है, कोई भी फैक्ट्री है जो शर्ट बना रही है, 200 रुपए का फैब्रिक खरीद रही है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगा रही है और उसका आउटपुट कितना है? 400 रुपए का है। तो अगर हम जीडीपी को काउंट करते समय 200 रुपए का फैब्रिक भी गिने, 400 रुपए की शर्ट भी गिने, तो कितना हो गया? 600 हो गया। लेकिन आप देखोगे कि जो 200 रुपए का फैब्रिक था ये इस 400 रुपए की शर्ट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो क्यों ना हम मध्यवर्ती वस्तु यानी जिसका इस्तेमाल कुछ बनाने के लिए हो गया उसे हटा दें, और जो फाइनल कंजम्पशन हो रही है या जिसे उपभोक्ता द्वारा खरीदा गया है अंतिम उपभोग के लिए, केवल उनको शामिल कर लें। इसलिए दोहरी गणना से बचने के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता। अब जरा सोचिए, ये जो मध्यवर्ती वस्तु होगी या अंतिम वस्तु होगी, ये कौन निर्धारित करता है? वस्तु किस प्रकार की है ये निर्धारित करती है? उत्तर है नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल कहां हो रहा है ये निर्धारित करेगा कि वो मध्यवर्ती वस्तु है या अंतिम वस्तु है। मुझे खुद को स्टिचिंग आती है, मैं फैब्रिक खरीदूं और खुद से जो भी मुझे बनाना है बना लूं, यानी घर परिवार या घरेलू क्षेत्र ने उपभोग के लिए उसे खरीद लिया, तो वो फैब्रिक वहां क्या हो जाएगा? अंतिम वस्तु। लेकिन अगर कोई बिजनेस उसे आगे मूल्यवर्धित करके बेचता है तो उस बिजनेस के लिए वो क्या हो जाएगी? मध्यवर्ती वस्तु। एक रेस्टोरेंट, एक होटल बहुत सारी फल सब्जियां सबका उपभोग करता है, चाय चीनी सबका इस्तेमाल करके क्या रेस्टोरेंट पका हुआ तैयार भोजन दे रहा है, तो ये तैयार भोजन क्या है? अंतिम वस्तु। जो इस्तेमाल हुआ वो क्या है? मध्यवर्ती वस्तु। वहीं एक परिवार अपने इस्तेमाल के लिए यही फल सब्जियां चाय इत्यादि खरीद ले तो इसे हम क्या कहते हैं? अंतिम वस्तु। अब आप कहोगे यहां भी तो मूल्यवर्धन हो रहा है, परिवार थोड़ी ना आटा या चाय पत्ती खा रहा है, वो भी तो चाय या चपाती बनाकर ही खाएगा। लेकिन ध्यान एक बात पर देना है कि यहां पर हम अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। जब अर्थव्यवस्था में जो उत्पादक हैं उनके द्वारा मूल्यवर्धन किया जाए
तब हम उसे मध्यवर्ती वस्तु मानते हैं। लेकिन जब आर्थिक प्रक्रम से कोई वस्तु बाहर निकल जाए, घर परिवार के द्वारा मूल्यवर्धन किया जाए और ये मूल्यवर्धन व्यवसायिक उद्देश्य हेतु नहीं किया जा रहा, तब उस वस्तु को हम क्या मान लेते हैं कि ये अंतिम वस्तु है। क्लियर है? समझ में आया? तो हम किसे काउंट करते हैं? अंतिम वस्तुओं को काउंट करते हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं को काउंट नहीं करते हैं। क्लियर है इतना? अच्छा, बस मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, आपने सुना होगा उपभोक्ता वस्तुएं हैं, टिकाऊ हैं, गैर टिकाऊ हैं, है ना। आप टूथपेस्ट, शैम्पू सब खरीद रहे हैं, गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं हैं क्योंकि उपभोक्ता इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप फ्रिज खरीद लीजिए, वॉशिंग मशीन खरीद लीजिए, टीवी खरीद लीजिए, कार खरीद लीजिए, क्या है? टिकाऊ प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं हैं। दूसरी वस्तुएं होती है पूंजीगत वस्तुएं, मशीन, उपकरण इत्यादि, जिनका उत्पादन ही इसलिए किया जाता है कि उनका इस्तेमाल करके अन्य चीजों का उत्पादन संभव किया जा सके। जैसे मशीन उपकरण बनाए, अच्छा उन मशीन उपकरण का इस्तेमाल शैम्पू या जो भी कुछ भी बनाने के लिए किया जा रहा है, तो वो वस्तुएं क्या हैं? पूंजीगत वस्तुएं। बस मेरा एक प्रश्न है आपसे कि पूंजीगत वस्तुओं को हम मध्यवर्ती वस्तु मानेंगे या अंतिम वस्तु मानेंगे? पूंजीगत वस्तुएं अंतिम वस्तुएं कहलाती। देखिए, मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं का कंफ्यूजन क्लियर करना बहुत जरूरी है। आपने ये सोचा कि मशीन उपकरण का इस्तेमाल उत्पादन करने के लिए हो रहा है, लेकिन क्या मशीन उपकरण में मूल्यवर्धन हो रहा है? उत्तर है नहीं। तो वो तो सिर्फ उत्पादन के प्रक्रम में इस्तेमाल हो रही हैं, उनका रूप परिवर्तित नहीं हो रहा। तो उनको तो खरीदा अंतिम वस्तु के तौर पर ही जाता है। वो बात अलग है कि उनका इस्तेमाल अन्य चीजों के उत्पादन के लिए किया जाता है, लेकिन खुद वो मध्यवर्ती वस्तु नहीं है जिसका मूल्यवर्धन होगा, बल्कि उनकी सहायता से मूल्यवर्धन हो रहा है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अंतिम वस्तुओं की श्रेणी में हम किसको शामिल करते हैं? पूंजीगत वस्तुओं को शामिल करते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। हाँ, देखिए, जो भी कहीं भी अगर ऐसी पूंजीगत वस्तु है जिसका इस्तेमाल होकर हम कुछ, देखिए उपज क्या है? कृषि उत्पाद है ना। ट्रैक्टर तो सिर्फ वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कैपिटल की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो वो क्या है? वो भी पूंजीगत वस्तु है। ठीक है, तो सिंपल अभी तक 3 बातें हमने क्लियर की, एक बार फटाफट रिपीट करेंगे। निश्चित समय अवधि, घरेलू और आर्थिक सीमा का मतलब समझ में आया। तीसरी बात क्या है? अंतिम वस्तु, है ना, उनका क्या? मौद्रिक मूल्य या बाजार मूल्य। जितनी भी अंतिम वस्तु, जैसे मैं बड़ा सरल एग्जांपल देती हूँ कि सिर्फ सोचिए कि एक इकोनॉमी में कोई एक ही चीज बनी, जैसे फॉर एग्जांपल ये माइक ही बना, 100 रुपए इसकी वैल्यू है, एक आइटम मल्टीप्लाई 100, जीडीपी का आकार क्या हो गया? 100 रुपए। इसी प्रकार की और हजारों चीजें, सेवाएं उत्पादित हुई हैं, सबको मूल्य से मल्टीप्लाई यूनिट, मल्टीप्लाई प्राइस, और जितना सब आया है उन्हें जोड़ दीजिए, आपको क्या मिल जाएगी? आपकी जीडीपी मिल जाएगी। अभी हमने ये नहीं कहा कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस है या क्या है, लेकिन हमारे लिए एट प्रेजेंट क्या है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इसका अंतर थोड़ी देर बाद समझेंगे। यानी एक निश्चित समय अवधि में आपकी घरेलू या आर्थिक सीमाओं के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं या सेवाओं का मौद्रिक बाजार मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। हम क्या क्वांटिटी काउंट करते हैं कि कितना हमने उत्पादन किया? उत्तर है नहीं, बल्कि उस उत्पादन की जो वैल्यू है, मूल्य है, उसे काउंट करते हैं। और ये समझना बड़ा आसान है कि क्वांटिटी से हम कैसे तुलना करेंगे। एक आप सुई बना रहे हो, एक आप जो है क्रेन बना रहे हो, दोनों के आकार में कितना अंतर है? कहने को तो वो भी एक यूनिट है और ये भी एक यूनिट है। तो आपने उत्पादन किया है, उसकी जो है कैपेसिटी कितनी है, उसे समझने के लिए वैल्यू सबसे अच्छा इंडिकेटर माना जाता है। इसलिए मौद्रिक मूल्य लिया जाता है, यूनिट्स की गणना नहीं की जाती। क्लियर है? चलिए, हम जीडीपी समझ चुके हैं, यानी हमारी घरेलू सीमाओं के भीतर कोई भी उत्पादन कर रहा है, चाहे हमारा निवासी करे या फिर गैर निवासी करे,
यानी जीडीपी के कंसेप्ट के संदर्भ में कभी कोई पूछे तो क्या जरूरी है, उत्पादन कहां हो रहा है ये जरूरी है। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब हम किसकी बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं। उत्पादन कोई करे, चाहे हमारे यहाँ का निवासी करे या गैर निवासी करे। अगर देखिए, अब जो आपका प्रश्न था दूतावास इत्यादि को हटा दीजिए, उसके अलावा है ना जो लाभ या अन्य उद्देश्यों के लिए आकर लोग भारत में काम कर रहे हैं, अपनी यूनिट स्थापित कर रहे हैं, उन सब का योगदान किस में शामिल होगा, भारत की जीडीपी में शामिल होगा। यानी जीडीपी के बारे में एक और बात महत्वपूर्ण कि किस पर ध्यान देती है कि उत्पादन का स्थान क्या है। क्या ये राष्ट्रीयता या निवासी की स्थिति के आधार पर भेद करती है, उत्तर है नहीं। चाहे आप कहीं के भी निवासी हो, हमारी घरेलू सीमाओं के भीतर अगर आप उत्पादन कर रहे हो तो उसे हम अपनी जीडीपी का हिस्सा मानेंगे। और ये बात भारत ने अपने लिए अलग नहीं बनाई है, वही सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग। हर राष्ट्र जब जीडीपी काउंट करेगा तो जीडीपी काउंट करने का जो मेथड होगा वो यही होगा, ताकि राष्ट्रों के बीच जीडीपी के जो आंकड़े हैं उसकी गणना को हम संभव बना पाए। क्लियर है? तो किसी भी दूसरे देश की, अमेरिका की जीडीपी की बात कर लो, वहां जो निवासी गैर निवासी उनकी घरेलू सीमाओं के भीतर उत्पादन कर रहे हैं वो सब अमेरिका की जीडीपी में शामिल होगा। क्लियर है? चलिए, अब जो दूसरी अवधारणा है वो है जीडीपी से जीएनपी की तरफ कैसे जाया जाए, या जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर होता है। क्या अंतर होता है जीडीपी और जीएनपी में? हमने क्या कहा, जीडीपी किस पर ध्यान देती है, उत्पादन का स्थान, और जीएनपी किस पर ध्यान देती है, उत्पादन किसके द्वारा किया गया है। ध्यान देती है नहीं? यानी आप देखोगे भारत से बाहर के लोग, यानी भारत के लिए जो गैर निवासी हैं, भारत में जिस भी उत्पादन के कार्य में संलग्न है, अगर उनकी हिस्सेदारी को हम घटा दें और भारत के लोग बाहर जो योगदान देते हैं उस योगदान को हम शामिल कर दें, तो हम जीडीपी से कहां पहुंच जाते हैं, जीएनपी की तरफ पहुंच जाते हैं। क्लियर है? इतना तो सबने पढ़ा होगा। अब 1 मिनट के लिए आप सारे प्रोसेस करेंगे और मुझे इस फॉर्मूला का अर्थ बताएंगे। फटाफट देखिए क्या है। अच्छा, एक इससे पहले प्रश्न है मेरा, क्या जितना समग्र योगदान है सब शामिल कर लिया जाता है या घटा लिया जाता है? बिल्कुल, जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है उसे एडजस्ट किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक फैक्ट्री के लेवल पर जो भी बन रहा है, अगर मान लीजिए चीन की किसी निवासी की कोई कंपनी जो भारत के लिए क्या है, गैर निवासी, भारत में कार्यरत है, तो इस कंपनी के द्वारा जितनी वैल्यू की वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जा रहा है उस सारी वैल्यू को डिडक्ट नहीं करते हम, है ना। और ना ही अगर भारत की टाटा कंपनी अगर यूएसए में इसकी एक यूनिट है तो यूएसए में जो इसका उत्पादन है, यूएसए की जब हम जीएनपी निकालेंगे तो टाटा यूनिट के द्वारा जितना रिवेन्यू क्रिएट किया गया, जितना उत्पादन किया गया, सारा हम नहीं हटाते हैं, हम सिंपली किसे एक्सक्लूड करते हैं या किसे इंक्लूड करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इसीलिए NFIA का इस्तेमाल होता है। यानी हमारे जो निवासी हैं, है ना, जो संपूर्ण विश्व के लिए गैर निवासी हैं, वहां रहकर जो भी वो इनकम अर्जित कर रहे हैं, अगर आप लेबर की तरह काम कर रहे हो तो आपकी इनकम क्या है, वेतन, वेज, है ना। अगर आपने कहीं पैसा लगाया है तो इनकम क्या है, इंटरेस्ट है ना। आपने कहीं भूमि इत्यादि है वो किसी को कार्य के लिए दी तो किराया आपका क्या है, आपकी इनकम है। अगर आप उद्यमी हैं तो आपका लाभ क्या है, आपकी इनकम है। इन सब चीजों को हम एडजस्ट करते हैं, कितना हमारे यहाँ ऐसा आया और कितना ऐसा हमारे यहां से जाएगा। इसी के एडजस्टमेंट को कहा जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। यानी सबसे पहले इसमें शेष विश्व से हमने क्या अर्जित किया और शेष विश्व को कारक आय के तौर पर हम क्या दे रहे हैं। तो पहले क्या आएगा, अर्जित माइनस जो हम संपूर्ण विश्व को कारक आय के तौर पर दे रहे हैं। इनको जब हम एडजस्ट कर दें तो जो अमाउंट हमारे सामने आएगी वो क्या होगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड।
और इसे हमें किस में जोड़ देना है? जीडीपी में जोड़ देना है। अब जरा देखिए, मैं कहूं कि भारत से बाहर गया 100 रुपए, अच्छा आया कितना? 200 रुपए। अर्जित किया हमने 100 रुपए और गया कितना? हमने कितना पे किया? 200। अमाउंट क्या आएगी? -100। अच्छा, ये -100 होगा तो ये जीडीपी में जुड़ेगा या घटेगा? तो घटा दो आपकी जीडीपी में। तो जब, देखना ध्यान से, जब आपके यहां कारक आय जो आ रही है उसकी तुलना में आपके यहां से जाने वाली कारक आय अधिक है, ऐसी स्थिति में ध्यान से सुनना, आपकी जीडीपी की तुलना में आपकी जीएनपी अधिक होगी। सही है? सही होगी? सही है? जीडीपी अधिक होगी या जीएनपी? जब ज्यादा बाहर जा रहा है, निकाल कर हम जीएनपी तक जाएंगे तो ज्यादा बाहर जा रहा है तो मतलब जीएनपी छोटी हो जाएगी। किसकी तुलना में? कम हो जाएगी, जीडीपी की तुलना में। और जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए जरा, 200 रुपए हमें आ रहे हैं, 100 रुपए जा रहे हैं, प्लस हमारा क्या है? 100। जीडीपी में 100 रुपए और जोड़ दोगे तब आप कहां पहुंचोगे? जीएनपी की तरफ पहुंचोगे। यानी इस स्थिति में आपकी जीएनपी आपकी जीडीपी से ज्यादा होगी। तो कोई ऐसा सिग्मा रूल नहीं है कि सदैव जीडीपी ज्यादा होगी या सदैव जीएनपी ज्यादा होगी। डिपेंड करता है कि आपका शेष विश्व से लेन देन किस प्रकार का है। अगर आपके लोग बाहर जाकर सक्रिय ढंग से उत्पादन गतिविधियों में लगे हुए हैं तो आप जो प्राप्त करोगे वो जो पे करोगे उसकी तुलना में अधिक होगा, और ऐसी स्थिति में आपकी जीएनपी जीडीपी से अधिक होगी। आपके यहां ज्यादा निवेश आ रहा है, लोग उत्पादन गतिविधियों का हिस्सा बन रहे हैं, तो उनको जो फैक्ट्री इनकम जाएगी वो आप प्राप्त करोगे उसकी तुलना में अधिक होगी। तो निकलेगा, जीडीपी में से कुछ निकलेगा, तब हम कहां पहुंचेंगे? जीएनपी। तो ऐसी स्थिति में जीडीपी की तुलना में क्या कम होगी? जीएनपी कम होगी। भारत के संदर्भ में अगर चर्चा की जाए तो मोटा मोटा हमारी जीडीपी हमारी जीएनपी की तुलना में अधिक है, क्योंकि हमारे यहां बाहर के लोगों का योगदान अधिक है, जिसके चलते अब उनका योगदान ज्यादा है, ज्यादा फैक्ट्री इनकम निकलेगी तो जीडीपी में से घटाएंगे तब क्या आएगा? जीएनपी। यानी जीएनपी कम होगा और जीडीपी ज्यादा होगी। तो डिपेंड करता है कि किसी भी देश का संपूर्ण विश्व से किस प्रकार का संबंध है। उनके लोग कहीं और जाकर उत्पादन गतिविधियों का ज्यादा हिस्सा बन रहे हैं, या आपके यहाँ बाहर से पैसा, कंपनी, निवेश सब आ रहा है और आपकी उत्पादन गतिविधियों में अधिक भूमिका निभा रहा है। तो सिंपल जीडीपी और जीएनपी का अंतर क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर ये पॉजिटिव है तो आपकी जीएनपी ज्यादा होगी, और अगर ये नेगेटिव है तो जीडीपी में से घटेगी, आपकी जीएनपी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जीडीपी जीएनपी। आगे ये जो डी और एन का अंतर है, डोमेस्टिक और नेशनल का अंतर है, वो हमने क्रॉस कर लिया। अब एक अंतर और क्या है? जी। यहां तो दोनों में ही जी है, लेकिन एक अवधारणा आगे एन भी होती है ना, नेट। तो इसका बड़ा सरल सा अंतर है, देखिए ग्रोस और नेट में जो अंतर है वो है डेप्रिसिएशन का, मूल्यह्रास। आप जो भी उत्पादन कर रहे हैं, वस्तु, सेवा, मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है, माइक का इस्तेमाल हो रहा है, स्क्रीन का इस्तेमाल हो रहा है, फैक्ट्री में मशीन उपकरण का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं ना कहीं उनकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम होती है। तो उत्पादन के चलते आपके यहाँ जो मशीन उपकरण थे उनमें मूल्यह्रास जितना हुआ उसे माइनस कर दिया जाए तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, या उसे घटा दिया जाए तो हम इसे किस नाम से जानते हैं? ग्रोथ से कहां पहुंच गए हम? नेट की तरफ पहुंच गए। किसी के भी सामने जीडीपी में से अगर मैं मूल्यह्रास घटा दूं तो हम कहां पहुंच जाएंगे? एनडीपी। अच्छा, अगर एनडीपी जो है, ठीक है, अगर मैं एनएन, दूसरा क्या था? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, अगर इसमें से डेप्रिसिएशन घटा दिया जाए तो क्या आ जाएगा? एनएनपी। किसी में से भी आप डेप्रिसिएशन को घटा दीजिए, ग्रोस किस में कन्वर्ट हो जाता है? नेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? तो अभी तक 3 अवधारणा, जीडीपी, जीएनपी, और अगर एनडीपी या एनएनपी पूछा जाए तो क्या होता है, उसे हमने कवर करने की कोशिश की। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ये तो क्लियर यहां पर दिया ही हुआ है। अच्छा, आगे अब हम इन चीजों को अलग अलग मूल्य पर पढ़ते हैं।
जैसे आपने सुना होगा जीडीपी है या जीएनपी है या एनएनपी, कुछ भी हो पीछे, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस और बेसिक प्राइस का अंतर क्या होता है, ये समझना भी जरूरी, क्योंकि जब शुरुआत में मैंने शुरुआत की तो कहा कि जीडीपी आज हम किस पर देख रहे हैं, मार्केट प्राइस पर, आगे मैं कहूंगी जीवी हम देख रहे हैं बेसिक प्राइस पर, है ना, बाकी हमने फैक्टर कॉस्ट भी एक देखा। तो आखिर ये अलग अलग मूल्य होते क्या हैं, इनमें अंतर क्या है, जिसके सामने भी लगा दो भाव वही हो जाएगा। आप अगर सिंपल ये कह दो जीडीपी एट फैक्टर प्राइस, तो जीडीपी के तहत जो शामिल है वो तो है ही है, साथ ही फैक्टर प्राइस वाला जो है कीमत है, मार्केट प्राइस लगा दो तो जीडीपी में जो है वो तो है ही, आगे क्या लग गया, मार्केट प्राइस। आप सेम बात एनएनपी के सामने भी कर सकते हो, है ना, जो भी आप चाहो, जहां भी इन मूल्य का भाव एक ही रहता है।